नमस्कार छात्रों, आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम एक सुंदर ऐसी कविता का आज अध्ययन करेंगे। कविता का नाम है ऐसा भी होता है। ये अपनी लोकवाणी कक्षा की 6 नंबर की कविता है और कविता पठनार्थ है। कविता पढ़ने पर आपको एक बात अजीब सी लगेगी क्योंकि ये कविता का अलग प्रकार है। इसे जापानी हाइकू कहते हैं। ये जापान में लोकप्रिय ऐसी विधा है। विश्व में ऐसी बहुत सारी कविता जापान द्वारा ये आ गई है। ये हाइकू प्रकार जो है ये कविता का लिखा है लेखक अभिषेक जैन जी ने। हाइकू कविता में जो मात्रा होती है वो 5, 7, 5 इस प्रकार 17 वर्णों की मात्रा में, ढांचे में आपको दिखने को मिलेगी। जैसे कि मित्रों ये वृत्त के माध्यम से, मात्रा के माध्यम से आप जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगी। तो लेखक अभिषेक जैन द्वारा लिखित ये कविता, प्रस्तुत कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं आइए हम देखेंगे। देखिए, ये प्रस्तुत कविता में कवि ने बहुत बड़े विषयों को सुंदरता से हमारे सम्मुख सामने रखा है, जैसे कि गरीबी, थकान, वृक्ष जो आजकल वृक्ष तोड़ हो रही है उसके बारे में, इसके दुष्परिणाम हमारे सामने जो आ रहे हैं उसके बारे में, साथ ही साथ वृद्ध आदमी के, वृद्धाश्रम के दर्द इस कविता में बताए गए हैं। संस्कारों के अभाव में जो अनेक घटनाएं घटती है या अनेक जो प्रश्न निर्माण होते हैं उस पर प्रकाश डाला है। तो आइए कविता को पहले सूक्ष्मता से पढ़ते हैं, फिर कविता का विस्तार से हम कविता की ओर चलते हैं। देखिए कविता को आप किताबों में देखिए, मैं कविता को पढ़ता हूं। गरजे मेघ सहम कर कांपी कच्ची दीवार, रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्घ्य, आके पसरी थकी हारी किरण धरा की गोद, खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने, कटते तरु उजड़ा आशियाना रोए पखेरु, बच्चे पतंग माँ बाप की थामे डोर छूते गगन, तन माटी का फिर कैसा गुमान कद काठी का, उड़ा पकेरू देख रह गया ठगा सा तरु, डाकिया चला बाटने सुख दुख भर के झोला, मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी, कैसे हो बेटा, हो गई चोरी संस्कार की तिजोरी, लुट गई मैं। इस प्रकार प्रस्तुत कविता है। यह कविता बार बार पढ़ने से आपको समझ में आएगी। चलिए कविता को सूक्ष्मता से हम देखेंगे, कविता का आशय हम पढ़ेंगे। कविता को देखिए कवि क्या कहता है। पहला जो हमने पठनार्थ कविता में जो पहला पढ़ा, पहले हाइकू की 4 लाइनें, गरजा मेघ, इस कविता का प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं सूक्ष्मता से देखिए। आशय तो, शब्द तो उसके देखिए कितने, 6 शब्द है, लेकिन आशय कितना गहरा है। देखिए प्रस्तुत कविता में गरीब वर्ग तथा अमीर वर्ग, शोषित और शोषित, इन दोनों वर्गों का कवि ने वर्णन किया है। कवि ने यह बताया है कि जो अमीर वर्ग होता है वो गरीबों का किस प्रकार शोषण करता है, उस प्रकार उसका वर्णन कवि ने किया है। आज भी कवि ने उसको उपमा दी है। कैसे? कवि कहते हैं कि मूसलाधार वर्षा करने वाले मेघ की भांति जिसकी गर्जना अर्थात अत्याचार का शोषण करने वाली कच्ची दीवार रूपी गरीब वर्ग शाम कर कपकपाने लगती है। जैसे कि कवि ने बड़ा सुंदर ऐसा उदाहरण दिया है, जिस प्रकार
मूसलाधार वर्षा शुरू हो जाती है। उस वर्षा में सारी सृष्टि, जो छोटे छोटे जीव है, जिनके घर असुरक्षित है, कच्चे धागे, कच्चे ईंट माटी के बने हैं, ऐसे लोग, यहां तक पशु पक्षी सहम कर बैठ जाते हैं। सहम कर यानी क्या? ऐसे सिकुड़ कर बैठ जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि ये आंधी, ये तूफान अपना सर्वस्व न ले जाए। उसी प्रकार अमीर वर्ग का इतना बड़ा प्रेशर उन गरीबों पर रहता है और वो बेचारे सहम जाते हैं, डर जाते हैं, है ना। समझ में आ गई पहली कविता, पहला 4 लाइनें। तो दूसरी 4 लाइनें, रवि चढ़ाए, उस कविता की जो शब्द पंक्तियां है, उस पंक्तियां में कवि क्या कहता है? देखिए, कवि ये कहता है, कवि ने समाज को परोपकारी वर्ग का वर्णन किया है और उसके लिए उदाहरण दिया है। हर पंक्ति में कवि ने उदाहरण दिया है। वो कवि क्या कहता है कि रवि के भांति, रवि यानी कौन है ना, रवि यानी सूर्य, उस सूर्य के भांति परोपकारी बनो। हो सकता है अपने जीवन में थोड़ा बहुत दूसरों के लिए कुछ करने की भावना रखिए। मेरे पास जो है मिलकर खाओ, बांट कर खाओ। अपने पास जो थोड़ा है उसको देने का, किसी को देने का प्रयास करो। अर्थात कवि कहता है, रवि जो अपना सर्वस्व देता है वो अमीर गरीब सबको सबको उसी प्रकार अर्पण करता है। हमने भी यथासंभव मेरे पास जो है, मेरे से थोड़ा वंचित को, दुर्बलों को, गरीबों को देने का प्रयास करना चाहिए। कवि कहता है कि वो भी निर्मल, जिस प्रकार सूर्य निर्मल किरणों से गरीब अमीर ये भेदभाव न देखते हुए अपना तन मन धन सब कुछ सदैव वो बहा देता है, ऐसा ही हमारे जीवन में हमने करना चाहिए। मेरे पास जो है उसमें से थोड़ा दूसरों को देना चाहिए। जैसे कि मैं कक्षा में उदाहरण देता हूँ, देखिए अपना बर्थडे हम मनाते हैं, ध्यान रखिए कभी भी अपने वर्ग में जो ऐसे बच्चे हैं, हमको मालूम है उसके पिताजी नहीं है, किसी की माँ नहीं है, किसी का घर नहीं है, उसकी माँ चूल्हे बर्तन का काम करती है, ऐसे बच्चों को उस दिन अपने में से चलो यार एक कंपास मेरी तरफ से, एक नोटबुक मेरी तरफ से, इस प्रकार देने की भावना अपने आप आगे चलकर तुम्हारे जीवन में बढ़ जाएगी। ठीक है, ये दूसरा जो है पंक्तियां हैं उनका प्रस्तुत पंक्तियां का अर्थ था। अब चलो आके पसरी, ये जो तीसरी लाइन है, आके पसरी जो है धरा की गोद, उसका अर्थ देखिए। कवि ने यहां मेहनत करने वाले मजदूरों के ऊपर प्रकाश डाला है। कवि कहता है मजदूरों के कारण, गरीबियों के कारण ही देश की उन्नति हो रही है। देखिए निचले स्तर का, हम प्रगति नाम से देश हमारा विकसनशील हो रहा है, देश हमारा प्रगति कर रहा है, इस प्रकार हमेशा कहते हैं। आज देखिए ये रास्ता बना, ये पुल बना, ये बड़े बड़े नहर बने तो बड़े नेताओं के नाम उनको लग गए, बात ठीक है। लेकिन जिन मजदूरों ने वहां की मिट्टी नीचे जाकर, जमीन से भी नीचे जाकर मिट्टी में मेहनत की, उनकी मेहनत का कोई मकसद या उनकी मेहनत का कोई ध्यान नहीं देता है। कवि कहता है ये दिन रात हथौड़ा चलाने वाले, पत्थर तोड़ने वाले और थकान में रात के समय उसी धरा के नीचे धरा पर सो जाते हैं और ऊपर रहता है आकाश, और उसी तरह वो प्रस्तुत पलंग पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कवि कहते हैं उन लोगों को जो मेहनत करने वाले मजदूर हैं, उन मजदूरों को कहां पर है सोने के लिए, रात में अच्छा बिछौना कहाँ है, बिस्तर कहाँ है, कुछ भी नहीं। जहां पेड़ दिख गया उस पेड़ के छांव के नीचे और सिर के नीचे क्या, पत्थर, नींद आ जाती है। और ऐसे तरह वो जीवन अपना, उनके लिए बिछौना क्या है, धरती, और ऊपर ओढ़ने के लिए क्या है, आकाश। ऐसा उनका जीवन का नहीं जाने कई साल चले जाते हैं मेहनत करते करते। कवि ने ये बताया। आगे जो चौथी
प्रस्तुत पंक्तियां है वो कौन सी है कि देखो, खुली आंखों ने, कवि ने यहां प्रस्तुत कविता में स्वप्न को साकार होने का अकर्मठता बताया है कि अकर्मठता से हम साध्य करेंगे। कवि का कहना है जीवन भर खुली आंखों से सपने देखो, मात्र उसे पूरा करने के लिए सफलता की बहुत बड़ी कसौटी आपको लगाना है, कठोर परिश्रम करना है, सही दिशा पर जाना है, ईमानदारी के राह पर चलना है, अच्छाई के राह पर चलना है, और कभी तभी तुम्हारे जीवन के तुमने जो ध्येय अपने मन में रखे हैं वो साध्य हो सकते हैं। तुमने जो अपने जीवन का ध्येय रखा है तभी वो साध्य हो सकते हैं, वरना कहां। इसके लिए चाहिए कड़ी मेहनत, तपस्या। देखिए आज तक हमने सुना है, कभी ऐसा आपने पेपर में न्यूज में सुना है पढ़ाई करते करते बच्चे की मौत हो गई, पढ़ाई करते करते ये हो गया? कुछ नहीं होता है। कड़ी मेहनत ही इंसान को अपने मंजिल तक, ध्येय तक ले जाती है। इसलिए हमेशा जीवन में ध्यान रखिए, कड़ी मेहनत करो, परिश्रम करो, कुछ नहीं होता है। आगे की पंक्तियां देखिए, कटते तरु, आज की जो ज्वलंत समस्या है, हम जगह देखते हैं कई जगह अकाल गिर जाता है, बरसात नहीं हो रही है। पहले जमाने में ऐसा कहा जाता था, मान लो यह हमारी गोदावरी नदी है, मई महीने में भी बहती थी। कई हमारे बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी इन्होंने देखा है, लेकिन आज देखिए उसकी अवस्था क्या है। इसका कारण कौन है? इसका कारण निसर्ग के ऊपर हम ही लोग जो है, हमने ही जो अत्याचार किए हैं वही लोग हैं। इसी को कवि कहते हैं कि कवि ने वृक्षों की कटाई के दुष्परिणाम बताया है। इस पंक्तियों में कवि ने बताया है अपने फायदों के लिए जंगल काट रहे, बर्बाद हो रहा है, नहर बन रही है, सड़कें बन रही है, घर बना रहे, लेकिन जंगल काट के। कवि कहता है लेकिन साथ साथ ये हमने कभी सोचा है कि उसी जंगल में रहने वाले जीव जो है, जंगल की कटाई हो गई ठीक है, लेकिन उस जंगल पर या उस पेड़ पर रहने वाले न जाने कितने जीव बेघर हो गए। उसकी तरफ कौन देखता है? उसकी तरफ कौन सोचता है? कवि कहता है ये जो उन पक्षियों के ऊपर, उन प्राणियों के ऊपर जो होने वाला अत्याचार है वो भी हमने ध्यान में रखना चाहिए। देखिए कितनी सूक्ष्मता से सोचने वाले कवि है। कवि कहते हैं कि ये सब उसी के कारण है। आगे कवि कहते हैं, बच्चे पंगत छूते गगन, ये जो पंक्तियां है उसका अर्थ देखिए। कवि कहता है प्रस्तुत कविता में अपने माँ बाप का महत्व बताया है। कवि कहते हैं माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा अपने जीवन में अच्छाई, सच्चाई का मार्ग दिखाने का प्रयास करते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के प्रति मेरा बच्चा आगे बढ़ता रहे, मेरा बच्चा आगे जाता रहे, यही सोचता है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं सोचता, कोई भी माता पिता ऐसा नहीं सोचते हैं कि क्या करना है पढ़ाई करके। छोटे से छोटे देखिए बच्चों, बर्तन मांजने वाली, किसी के घर में काम करने वाली बाई भी कहती है मेरा जीवन दुख में चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा बच्चे ने, मेरी लड़की ने, मेरे लड़के ने आगे पढ़ना चाहिए, ये उसके भाव है ना। तो आगे कवि क्या कहते हैं? तो कवि कहते हैं तन माटी मन माटी, जी ये जो पंक्तियां हैं, तन माटी मैं फिर कैसा गुमान, कवि ने ये बड़ी गंभीरता से बात की है। तन माटी का, तन यानी शरीर, ये शरीर जो मिट्टी का है, जब मिट्टी में डालोगे कई 8-4 दिनों में उसकी मिट्टी हो जाने वाली है। तो फिर कवि कहते हैं तन माटी का मन माटी का, तो फिर किस बात का घमंड करते हो तुम, किस बात पर तुम्हें घमंड है? कवि कहता है ये नश्वर शरीर है, इसका घमंड हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, और इस शरीर का शक्ति का प्रयोग दूसरों के लिए, हमारी जो शक्ति है, हमारे जो दिमाग है, हमारी जो अच्छाई है, वो दूसरों के परहित में हमें करना चाहिए, दूसरों के लिए हमें करना चाहिए। अपने लिए तो सभी जीते हैं। देखिए गली में, गांव में, शहर में हम देखते हैं कुत्ते हैं, पता नहीं उनका जन्म कहाँ होता है, पता नहीं वो कैसे जीवन जीते हैं,
कौन उसको खाने को देता है, फिर भी जीते हैं। कवि कहते हैं कि हम इंसान हैं, खुद के लिए तो सभी करते हैं, हमने खुद के साथ साथ दूसरों का, छोड़ दीजिए पूरे देश को, अपने गली में, गांव में, रिश्तेदारों में कुछ न कुछ देने का प्रयास करो। कवि कहता है तभी तुम्हारा जीवन निस्वार्थ रूप से आगे चलेगा। इस प्रकार की भावना प्रस्तुत कविता में है। कवि कहता है उड़े पखेरु ठगा सातरु, ये जो पंक्तियां हैं उसको देखिए। कवि कहता है प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने समाज में व्याप्त स्वार्थी वृत्ति का बड़ा ही ये किया है। कवि कहते हैं जिस प्रकार वृक्ष सूख जाते हैं, अगर एक आध वृक्ष सूख गया तो उसके ऊपर के पंछी क्या करते हैं मालूम है, अपना घर जो है दूसरे हरे भरे पेड़ पर बना लेते हैं। उसी प्रकार स्वार्थी लोग ऐसे बेकार रहते हैं, अपना स्वार्थ हो गया, उस आदमी को उसी हाल में छोड़ देते हैं। उसी हाल में उसकी क्या हालत हो गई, उसके पास कितने काम थे, हमने कितने काम उससे करवाए, ये हम नहीं सोचते हैं। सिर्फ हमारा स्वास्थ्य, हमारा स्वार्थ हो गया, आदमी को छोड़ दिया। कवि कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए। कवि कहता है कि ये आदमी जिसके पास हमारा काम था, उसके प्रति हमारा काम हो गया, उसके प्रति हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। आगे कविता को बढ़ाते हुए कवि कहते हैं डाकिया चला, ये जो पंक्तियां है वो देखिए। प्रस्तुत कविता में डाकिया का वर्णन कवि ने किया है। डाकिया जो होता है ना, पोस्टमैन, उस पोस्टमैन के बारे में कवि कहता है ये अपने झोले में अलग अलग प्रकार की चिट्ठियां लेकर चलता है। किसी के सुख की चिट्ठी है, किसी के दुख की है, किसी के प्रमोशन की है, किसी के डिमोशन की है, न जाने कई प्रकार का सुख दुख अपने थैली में लेके चलता है। कवि कहता है उसमें लोगों के लिए किसी के खुशी का वो कारण बनता है तो ये किसी के दुख का वो कारण बनता है। किसी वो चिट्ठी प्राप्त होने से किसी के घर में दिवाली होती है तो किसी के घर में मातम छा जाता है, लेकिन उसको सुख दुख का वो थैला लेकर चलना ही है। वैसा ही इंसान का जीवन है, हमारे जीवन में सुख दुख का थैला ही है। आगे के अर्थ देखिए, मैया आई, प्रस्तुत कविता में ममता का हृदय स्पर्शी चित्रण कवि ने किया है। और माँ अपने बेटे के लिए चाहे कैसा भी बेटा हो, उस बेटे के प्रति माँ के हृदय में न जाने इतना प्रेम भरा होता है, इतना कूट कूट कर प्रेम भरा होता है। अपना खुद का बच्चा किसी भी प्रकार का अगर व्यवहार वो करे, फिर भी माँ, कई हमने देखे हैं बच्चों कि कुछ बेटे जो है अपनी वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। यार ये क्या है, उनकी कटकट है, यार ये क्यों मेरे पीछे लगे रहते हैं, यार ये इस प्रकार बच्चे बोलते हैं। जिन माँ बापों ने उसके जीवन भर उसको आगे बढ़ने के लिए मेहनत की, उसके प्रति वैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन माँ बाप हमेशा ही वृद्धाश्रम में जब बेटा माँ को मिलने के लिए, पिताजी को मिलने के लिए जब जाता है, माँ वो अपने थैले की तरफ नहीं देखती है। पहला प्रश्न कहती है, बेटे तुम कैसे हो, तुम्हारा बेटा कैसा है, तुम्हारी बेटी कैसी है, तुम्हारी बहू कैसी, हमारी बहू रानी कैसी है। देखिए इतना दुख देने के बाद भी वो कैसा सोचते हैं। इसलिए हमेशा उन माता पिताओं के प्रति बच्चों कृतज्ञ रहिए, वो हमारा सर्वस्व है। कुछ दिनों के बाद उनके हाथ पैर थकने वाले हैं, तुम ही तो उनका सहारा हो। और वो सहारा अच्छा बनने के लिए कवि कहता है कि उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता के भाव व्यक्त करो। कवि कहते हैं आगे की पंक्तियां, हो गई चोरी। कवि ने संस्कारों का बड़ा महत्व बताया है। संस्कार नहीं होंगे तो जीवन में कुछ नहीं होगा। कवि ने इस बात का वर्णन किया है। कवि कहता है कि संस्कारों की तिजोरी लुट गई तो सर्वस्व बर्बाद हो गया, आत्मा खत्म हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारे जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व है। संस्कार नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। देखिए अच्छे संस्कार, अच्छे मित्र, अच्छा व्यवहार और अच्छे पुस्तक हमें अच्छाई की राह पर लेके चलते हैं। और इसलिए अच्छे के साथ रहिए, अच्छे व्यक्तियों के साथ रहिए,
अच्छो जीवन जीने के लिए हमें हमेशा ही अच्छे व्यक्तियों के साथ अच्छा रहने की कोशिश करनी चाहिए। क्लास में न जाने 50, 60, 70 बच्चे रहते हैं। जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं ना, वो ज़्यादा मित्र नहीं होते उनके, लेकिन देखिए एक आध बहुत शरारती लड़का है, तकलीफ देने वाला लड़का है, उसको गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में उसके मित्र रहते हैं। उसका कारण ही है क्योंकि ये जो अच्छा लड़का है उसके पास समय नहीं उनको देने के लिए। वो अपनी पढ़ाई, अपने बारे में सोचता है, जब समय मिलता है तो माँ बापू को मदद करता है ना। इस प्रकार इस कविता का आशय है। हमने कविता देखी, उसका आशय देखा। देखिए छोटा सा स्वाध्याय दिया है, वो भी छात्रों आपको पूरा करना है। देखिए पहले तो हम देखेंगे, मैंने बताया आपको हाइकू, ये जापानी कविता के बारे में हमने आपको बताया। ये जापानी कविता का प्रकार है हाइकू। उसके शब्दार्थ, पहला है आशियाना। आशियाना यानी क्या? घोंसला। गुमान, गुमान यानी गर्भ। और रवि आप तो जानते हैं सूरज। उसके ऊपर आपको कृतियां लिखनी है ना। तो कृतियां लिखनी है। मैंने प्रातिनिधिक स्वरूप में समय की धारा या लेखन की मात्रा कम करने के लिए 2 ही कृतियां आपको यहां सम्मुख रखी हैं। तो आइए उसका अध्ययन भी, आपने अभी खुद कृतियां बनाना भी सीखना है। कविता का आशय मैंने जो बताया उसको लिखिए, है ना। कृतियां, पद्य में आए प्राकृतिक घटक। अभी हमें क्या समझना चाहिए? प्राकृतिक घटक यानी कौन से? निसर्ग के घटक। कौन कौन से प्रकृति में आए हैं? देखिए मेघ, धरा, पखेरु, रवि, तरु। इस प्रकार आपने लिखने हैं। दूसरा, किरण शब्द के 2 विशेषता। किरण, सूर्य की किरण कविता में आई हुई। देखिए पहली है तकी और दूसरी है हारी, है ना। इस प्रकार अन्य बहुत सारी कृतियां आप बना सकते हैं। देखिए पुस्तक में तो बहुत सारी दी है। पतंग, देखिए आगे तीसरी कृतियां लिख सकते हैं आप। पतंग की डोर किसके हाथ में? आपको उत्तर लिखना है ना। कुछ मैंने प्रातिनिधिक स्वरूप से एक स्वाध्याय भी आपको दिए हैं, वो भी आपको लिखने हैं। जब आगे 1 महीने के बाद स्कूल शुरू हो जाएगी, मैं देखने वाला हूं। देखिए एक वाक्य में उत्तर लिखिए, कौन गरज रहा है। देखिए कविता का मैंने आशय आपको बताया, अब आपको उत्तर आपको लिखना है। बच्चे किसकी भांति है। और तीसरा है, किसकी गोद में किरण पसर गई। इसका उत्तर आपने लिखना है, एक पंक्ति छोड़कर, साफ सुथरा। और समझ में नहीं आता है आपको, मैंने बताया पहली वीडियो में, कमेंट बॉक्स में लिखिए सर और क्या चाहिए। समझ में नहीं आता है सर और हमको बताइए। हमारे आपने जो एचजी विद्यालय का यूट्यूब है उसको लाइक करते रहिए और दूसरों को भी बताते रहिए। देखिए सोमत का एक प्रश्न होता है हमको कविता में, इसलिए मैंने सोमत का एक प्रश्न दिया है, परिश्रम करने से ही फल प्राप्ति होती है। इसके बारे में आपके विचार लिखिए। परिश्रम जो है, जीवन में परिश्रम का बड़ा महत्व है। मैंने आपको कविता के आशय को समझाते हुए बताया है। जब तक परिश्रम नहीं करोगे फल की प्राप्ति नहीं होगी। जीवन में परिश्रम बहुत आवश्यक है। कभी कहता है कि परिश्रम नहीं हो गया ध्येय की प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हें ध्येय नहीं मिलेगा, अपने ध्येय की तरफ तुम नहीं बढ़ पाओगे, इसलिए परिश्रम करो। और इसके लिए आपको क्या लगता है, आपके विचार 10-15 पंक्तियों में लिखिए। और अंतिम एक मैंने स्वाध्याय दिया है, मेरा प्रिय त्योहार। देखिए आप भारतीय संस्कृति में त्योहारों का बड़ा महत्व है। अलग अलग प्रकार के त्योहार है, लेकिन आपको कौन सा पसंद आ गया? मतलब शुरू हो जाइए होली से, रंग पंचमी, नाग पंचमी, दिवाली, दशहरा, न जाने कितने उत्सव है। उनमें से क्या ईद है या फिर ऐसे नई कई प्रकार के त्योहार है। उन त्योहारों में मुझे क्या पसंद आता है, क्यों आता है, उसका इतिहास क्या है, ये आपको लिखना है एक पन्ने पर, पूरा एक पन्ना। ठीक है छात्रों, ये कविता समझ में आ गई? आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।
साथ ही साथ आपको किसी भी संदर्भ में कोई शंका है, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम देखते हैं कौन कमेंट्स करता है, क्या करता है, उसके ऊपर सुधार करके अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे ही। साथ ही साथ इस चैनल को लाइक करना भी मत भूलिए। चलिए आइए, धन्यवाद आप सभी को देते हुए, पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहे।